नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधज क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमी में आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। और आज दोस्तों हम बात करेंगे विनियोग फलन की। जी हाँ दोस्तों, इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, साथ ही साथ में दोस्तों हम इसके पूंजी की सीमांत क्षमता और विनियोग की सीमांत क्षमता, इन दोनों नई टर्मों को भी समझने का प्रयास करेंगे। पूंजी की सीमांत क्षमता अर्थात की मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, और विनियोग की सीमांत क्षमता अर्थात की मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन दोनों टर्मों को भी दोस्तों समान रूप से हम साथ लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। तो दोनों को ही व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। और चूंकि दोस्तों अगर आपने इसका हमारा समष्टि अर्थशास्त्र वाला अगर मॉडल पेपर देखा होगा तो दोस्तों विनियोग फलन पर एक क्वेश्चन दीर्घ प्रकृति के क्वेश्चनों में हमने दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का ये, और समझने लायक टॉपिक है, याद रखिएगा। इसलिए आपको ये दोनों टर्म को बहुत भली भांति रूप से, लेकिन इसमें से जो मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल की हम बात कर रहे हैं ये तो आपको हर हालत में करना ही करना है। चलिए शुरू करते हैं सेशन को दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं सेकेंड यूनिट हमारी अब तक कंप्लीट हो चुकी है। आज हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत थर्ड यूनिट की, ठीक है ना। तो थर्ड यूनिट को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें विनियोग फलन पर आज हम चर्चा करेंगे। विनियोग अर्थात की निवेश, दोनों का एक ही अर्थ होता है। क्लियर है, पहला टॉपिक हमारा होने जा रहा है। और एक नजर इस पर मार ही लीजिए दोस्तों, क्योंकि देखिए फर्स्ट टॉपिक तो हमारा इंपॉर्टेंट है ही, साथ में किन्स का तरलता पसंदगी सिद्धांत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा साम्य को निर्धारण करने वाले जो दो वक्र होते हैं, कर्व होते हैं, आईएस कर्व और एलएम कर्व, क्या होते हैं इनको समझना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, है ना। तो अपने आप में महत्वपूर्ण, तो थर्ड यूनिट हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है दोस्तों मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं सेशन अपना आज का, जिसमें आपको पहले ही बता चुका हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे निवेश फलन की अर्थात की इन्वेस्टमेंट फंक्शन की। उसके बाद हम बात करेंगे एमईसी की अर्थात की मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल की, और थर्ड में हम बात करेंगे मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट की, ठीक है ना। तो तीनों ही कंसेप्टों को व्यवहारिक रूप समझेंगे, ज्यादा लोड मत लीजिए। इकोनॉमी भले ही हो लेकिन ये हमसे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, डोंट वरी, है ना। अगर हम क्लियर है, समय अगर आप देते हैं, जितना टाइम इस क्लास को लग रहा है दोस्तों, बस उतना टाइम पूरी ईमानदारी से दे दीजिए। पूरा टॉपिक है ना, मैं बिल्कुल एक घोल बना करके आप लोगों को पिला दूंगा मैं, याद रखिएगा, बहुत आसानी से याद होने वाला है, कुछ भी नहीं, सिर्फ समझ लीजिए। इकोनॉमी जिस तरह से हमने पॉलिटी व्यवहारिक रूप से कंप्लीट की है ना, उसी तरह से इकोनॉमी भी उसी प्रकार से कंप्लीट हो जाएगी। कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होने वाली है। उसी प्रकार समझ आएगा जैसा आपने अब हमारे साथ में पॉलिटी को कंप्लीट किया है, पॉलिटी पढ़ी है। और इसी प्रकार से जो टॉपिक आप पढ़ेंगे पूरे व्यवहारिक तरीके से, बहुत आसान तरीके से वो आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर जाएगा। कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं बचेगा। बस ईमानदारी से इतना समय दे दीजिए जितना समय में ये टॉपिक मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊं। क्लियर है ना। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे निवेश फलन की। तो इसका इंग्लिश नाम भी देखिए, दो चीज कंफर्म कर लीजिए, निवेश या विनियोग। पूरे लेक्चर में अगर मैं विनियोग भी मेरे मुंह से निकलता है तो आप डायरेक्टली समझना विनियोग अर्थात की निवेश, ये निवेश अर्थात विनियोग, ठीक है ना। और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। क्लियर है ना। तो हमें जिस फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, मतलब जिस फलन की हम बात कर रहे हैं, वो फलन क्या है, विनियोग अर्थात की इन्वेस्टमेंट, है ना। तो इस पहली वाली पंक्ति में हमें इन्वेस्टमेंट पर चर्चा करनी है। तो दोस्तों देखिए, कुछ कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी कंटेंट के माध्यम से आपका ये जो कंसेप्ट है ना, इन्वेस्टमेंट फंक्शन वाला, ये पूरा क्लियर होने वाला है। पहले हम पॉइंट टू पॉइंट इसको रीड करेंगे, इसको समझेंगे, ताकि आगे जब कभी आप रिवीजन लगाएं तो आपको कंटेंट पढ़ते वक्त कोई समस्या ना आए। कंटेंट पढ़ने के साथ ही साथ में मैं आपको इसका व्यवहारिक पक्ष भी समझाते हुए चलूंगा। इसलिए मैंने आप लोगों से बोला कि थोड़ा सा ना आप कॉन्सेंट्रेशन जो है बना करके बैठिए क्लास में, बहुत आसानी से समझ आने वाला है। चलिए करें शुरू। आइए, चलिए देखिए दोस्तों, साधारण अर्थों का सामान्यता देखा जाए, साधारण अर्थों में निवेश, ठीक है ना, निवेश या विनियोग, कुछ भी यहां पर लिखा हुआ हो सकता है, निवेश, विनियोग या इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो निवेश से तात्पर्य वर्तमान प्रतिभूतियों, बॉन्ड, शेयर और भूमि, क्या बताया, ध्यान रखिएगा यहां पर, प्रतिभूतियां, बॉन्ड, शेयर या भूमि,
या कोई भी ऐसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी संपत्ति मान लीजिए जिसको खरीदना, या ऐसा मान लीजिए कि कोई जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है ना, उसको जब कोई व्यक्ति खरीदता है तो उस खरीदने को ही हम क्या बोलते थे दोस्तों, निवेश बोल देते हैं, है ना। क्या बोलते थे, निवेश। पहले इस कंटेंट के अनुसार देखिए क्या कहा यहां पर कि निवेश से तात्पर्य वर्तमान प्रतिभूति, बॉन्ड, शेयर या फिर भूमि के खरीदने से इसका तात्पर्य है। किसका, निवेश का। आगे बढ़ते हैं। परंतु क्या लिखा हुआ है, परंतु अर्थशास्त्र में इसे विनियोग अर्थात कि निवेश नहीं कहेंगे। अर्थशास्त्र में इसको विनियोग नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसी खरीद से केवल परिसंपत्तियों का हस्तांतरण मात्र होता है। क्या होता है, जो संपत्तियां होती है उसका सिर्फ हस्तांतरण होता है ना। यहां पर किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी या कोई इनकम एक्स्ट्रा अर्न नहीं होती है। इस कारण से कहा गया है कि जब हम बात करते हैं शेयरों की या भूमि की, जब कोई व्यक्ति खरीदता है ना, तो वो एक पर्सनल, एक प्राइवेट संपत्ति में जाता है, वो प्राइवेट संपत्ति में जाता है। ठीक है ना। यार फिर से प्रॉब्लम दे रहा है ये। फ्रेंड्स 1 मिनट चालू रखेंगे आप लोग, आज थोड़ा सिस्टम प्रॉब्लम दे रहा है यार, थोड़ा सा इसको ठीक करना पड़ेगा। माफ करना दोस्तों, थोड़ा सिस्टम पता नहीं क्यों अचानक से परेशान करने लगा है, शायद अब ना करे। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। एक बिट पूरा ओपन कर लेते हैं, फिर पेन लेते हैं। यार पीछे नहीं जाना है भाई, बीच में डिस्टरबेंस होती, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, यहां पर कहने का अर्थ है दोस्तों कि जब ये प्रतिभूति, बॉन्ड या शेयर या फिर मान लेते हैं भूमि, लेकिन कोई अगर एक व्यक्ति खरीदता है ना, तो सामान्य अर्थों में तो हम उसको निवेश बोल देते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से अगर हम अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से देखें, समष्टि अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से देखें, अब यहां पर भी मायने रखता है, शब्द याद रखना। अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र के मायने से देखेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये निवेश नहीं है। लेकिन अगर माइक्रो इकोनॉमी के अनुसार देखेंगे, अर्थात कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखेंगे ना, तो ये निवेश है। क्यों, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत संपत्ति की बात की जाती है, वो समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण की बात की जाती है ना। तो समष्टि अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से इस निवेश को हम निवेश नहीं कहेंगे, अर्थात कि इस विनियोग को हम विनियोग नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इस प्रकार का जो ये ट्रांजैक्शन होता है ना, इसमें सिर्फ जो प्रॉपर्टी होती है, जो संपत्ति होती है, उसका सिर्फ हस्तांतरण होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास, है ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास। क्लियर है। आगे आइए, आपको एक पूरा मैटर क्लियर होने वाला है। देखिए, एक व्यक्ति की दृष्टि से यह खरीद विनियोग हो सकता है, एक व्यक्ति की दृष्टि से, मतलब कि माइक्रो इकोनॉमी की दृष्टि से, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से नहीं, क्योंकि इससे उसकी पूंजी में वृद्धि होती है। किसकी, एक पर्टिकुलर व्यक्ति की, है ना। परंतु अर्थशास्त्र में इसे केवल व्यक्तिगत वित्तीय विनियोग ही कहा जाएगा। अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो क्या कहलाएगा, ये व्यक्तिगत वित्तीय विनियोग। ठीक है ना। तो अर्थशास्त्र में विनियोग से तात्पर्य नई पूंजीगत वस्तुओं की खरीद से है, नई पूंजीगत वस्तुओं की खरीद से। मतलब ये कि अर्थशास्त्र में अगर आप विनियोग की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो ऐसी संपत्ति की खरीद होना चाहिए जिससे लोगों को रोजगार मिले, जिससे लोगों को रोजगार मिले, ठीक है ना, जिससे लोगों की आय बढ़े, आय में वृद्धि हो। तो इस प्रकार की जब आप संपत्ति को खरीदते हैं, पूंजीगत संपत्ति को या पूंजीगत वस्तुओं को, तब वो अर्थशास्त्र की दृष्टि से विनियोग कहलाता है। जैसे अगर आप कोई कंपनी डाल लेते हैं, कई आप अगर फर्म डाल देते हैं, या कोई आप उस फर्म के लिए मशीनों का आयात कर लेते हैं, या आप सरकार है सड़क का निर्माण कर देती है, कोई फैक्ट्री बनता है, कोई भवन बन जाता है ना। तो ये सारे जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, बड़े बड़े जो खर्च होते हैं ना, यही सब विनियोग कहलाएंगे अर्थशास्त्र की दृष्टि में। लेकिन मैंने फिर बताया, अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात होगी मेरे प्यारे दोस्तों, तो फिर वहां पर एक शेयर भी अगर आपने खरीदा है ना, तो उस व्यक्ति के अनुसार वो उसका निवेश कहलाएगा।
क्लियर है ना। तो यहां पर फर्क है व्यष्टि और समष्टि में, और चूंकि हम अभी समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो उस समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि में हमारे लिए विनियोग क्या होगा इस दृष्टिकोण से, तो दोस्तों विनियोग होगा वास्तविक विनियोग। वास्तविक विनियोग किसको कहेंगे, जैसे नई मशीनें खरीदी है आपने, है ना, सड़क बनवाई है, फैक्ट्री है, भवन है, या प्लांट वगैरह लगवा दिया है, तो इससे क्या होगा, लोगों की आय में वृद्धि होगी, रोजगार बढ़ेगा, ठीक है ना, तो उसको वास्तविक रूप से हम विनियोग कहेंगे। यहां तक का क्लियर है। अच्छा, विनियोग को लेकर के किन्स साहब ने, अब चूंकि ये पूरा सिद्धांत दिया किसने, किन्स ने दिया है, तो किन्स ने इस विशेष विनियोग को लेकर के दो बातें महत्वपूर्ण बताई। इन्होंने दो बातें महत्वपूर्ण क्या बताई है दोस्तों, देखिए उन्होंने कहा है कि जो निवेश करता है, अर्थात जो इन्वेस्टर है, जो निवेश करता है ना, जो निजी निवेश करता, वो उनका जो निवेश है ना वो दो बातों पर या दो निर्णयों पर आधारित होता है। उनका निवेश मतलब कोई भी साहसी या उत्पादन करता या निवेश करता, निवेश कब करता है, दो बातों पर उनका निवेश निर्भर करता है। कौन कौन सी दो बातें, सीमांत पूंजी की सीमांत क्षमता पर, किस पर, पूंजी की सीमांत क्षमता पर, और एक होती ब्याज की दर पर, है ना। पूंजी की सीमांत क्षमता पर निर्भर करता है उनका निवेश, कि वो निवेश करे या ना करे, और ब्याज की दर पर भी डिपेंड करता है। अब ये दोनों टर्म क्या होती है, पूंजी की सीमांत क्षमता, ब्याज की दर, आइए मैं पूरा इसको एक एक करके पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिससे आपका डाउट कंप्लीट हो जाएगा। बस बने रहे, बस देखते रहे, शांति से वो समय दे दोस्तों। नोट डाउन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे क्लास में कोई नोट डाउन की जरूरत है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये कंटेंट जो है ना दोस्तों बहुत ज्यादा नहीं है, इसको आप सेव करके क्रम अनुसार बनाकर रख सकते हैं। एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम से पहले ये रिवीजन लगाने में आपका एक रामबाण साबित होने वाले हैं। रामबाण तो क्या, ब्रह्मास्त्र बनने वाले हैं ये पूरा कंटेंट, क्योंकि किताबी लैंग्वेज से बहुत हटके लैंग्वेज मैंने यहाँ पर देने का प्रयास किया है इसमें। यार आज सिस्टम कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा है, ऐसा ना हो कि क्लास को बीच में रोकना पड़ जाए। चलिए, आज तो बस ना सिस्टम भी फिरकी ले रहा है अपनी। चलिए तो आगे समझते हैं दोस्तों, इसको आगे समझते हैं। निवेशकर्ता, देखिए लाइन टू लाइन समझते चलिए इसको। निवेशकर्ता निवेश करने से पहले विनियोग की लागत तथा प्रतिफल की तुलना करते हैं। अब देखिए यार, कोई भी इसको ना पूरे व्यवहारिक रूप से समझते चलिए, इसको सोचिए अपने मस्तिष्क में, मस्तिष्क पर थोड़ा सा दबाव बना करके इसको थोड़ा सोचिए। क्या लिखा हुआ है कि निवेशकर्ता, जो भी निवेश करता है वो क्या करेगा दोस्तों, निवेश करने से पहले विनियोग की लागत मतलब निवेश करने की पूंजी, वो कितना निवेश करेगा, इन्वेस्टमेंट कितना करना है, और प्रतिफल उस निवेश करने से उसको कितना पैसा रिटर्न आएगा, उसको कितना लाभ मिलेगा, उन दोनों की तुलना करता है। और तुलना करने के बाद ही वो निवेश करेगा ना, चाहे कोई भी निवेशक होगा, वो सबसे पहले यही देखेगा ना कि मुझे निवेश कितनी राशि करना है और उसका रिटर्न मुझे कितना मिलेगा, ठीक है ना। तो विनियोग लागत उधार ली गई मुद्रा राशि से संबंधित बॉन्ड पर ब्याज दर पर होती है, तथा प्रत्याशित लाभ का आशय पूंजी की सीमांत क्षमता से। और यार देखिए सिंपल सी कहानी ये है कि अब कोई निवेश करता होगा, वो निवेश करेगा, है ना। तो निवेश करता है, मान लो कि 10 करोड़ रुपए उसे एक प्लांट में निवेश करना है, तब कहीं जाकर के उसका एक प्लांट तैयार होगा बन करके। अब वो कब करेगा, जब पहले वो उसकी तुलना करेगा किससे, उसका रिटर्न आने की संभावना है, प्रत्याशित रिटर्न से, प्रत्याशित लाभ से, कि उसको कितना लाभ हो सकता है, ठीक है ना। तो उन दोनों की तुलना करेगा। अब साथ में वो ये भी देखेगा कि जो निवेश करने के लिए जो 10 करोड़ रुपए उसने मार्केट से उठाए हैं उस पर ब्याज कितना है, तो उस ब्याज की राशि का और रिटर्न वाली जो राशि होगी ना, उन दोनों की तुलना करेगा। जब वो रिटर्न वाली राशि कुछ ज्यादा होगी, ब्याज से बहुत ज्यादा होगी, तब कहीं जाकर के वो निवेश करेगा। ये सारी बातें होती है, इसीलिए कहा गया कि अगर कोई कंपनी होती है तो वो बॉन्ड जारी करती है। अब बॉन्ड पर वो ब्याज देती है ना, बॉन्ड जारी करने के बाद वो पैसा जुटाती है मार्केट से, तो उस बॉन्ड पर पैसा ब्याज देगी। अब बॉन्ड नहीं तो मार्केट से डायरेक्ट पैसा उठाएगा ब्याज पर, या बैंकों से लोन लेगा, ऋण लेगा, है ना। इसमें से कुछ करना होगा ना, तो ब्याज तो अदा करना पड़ेगा उसको। तो इस प्रकार से वो दोनों की तुलना करेगा, किसकी, लागत की या कहें कि निवेश की, जितना वो निवेश करता है, लागत की और दोस्तों लाभ की, लागत की और माफी इसको लाभ ना बोलें, अगर देखिए लागत
लागत और लाभ के स्थान पर अगर उसको आय बोल दें तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। एक तरफ लागत, उसको इन्वेस्टमेंट करने में कितनी लागत लग रही है, उस लागत में उसका ब्याज भी जुड़ जाएगा, ठीक है ना। और आय, टोटल आय, अर्निंग कितनी होती है उसको, इन दोनों का कंपैरिजन करेगा, उसके बाद ही वो वहां निवेश करेगा। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो अतः विनियोग के लिए आवश्यक है कि पूंजी की सीमांत क्षमता ब्याज की दर से अधिक होना चाहिए। पूंजी की सीमांत क्षमता जो है वो ब्याज की दर से अधिक होना चाहिए। अब यार एक कांटा वाला अटक रहा है कि यार ये पूंजी की सीमांत क्षमता बार बार आ रहा है, एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, एक्चुअल में ये है क्या, है ना। तो ये आगे वाले कंटेंट में उसको समझने वाले, बस अभी इतना, पूंजी की सीमांत क्षमता जो है ब्याज से अधिक होना चाहिए। पूंजी की सीमांत क्षमता, अरे सिंपल सी कहानी ये है कि आपकी पूंजी जो आप लगा रहे हैं ना, उसमें कितनी क्षमता है कमाने की, कितनी पावर है आपकी पूंजी में कमाने की, कितना रिटर्न दे सकती है वो, किस प्रकार से आप एनालाइज करके मार्केट का और कहां पर वो पैसा लगा रहे हैं, उस जहां पर आप निवेश कर रहे हैं ना, वो निवेश आपको रिटर्न कितना देगा, वो मायने रखता है ना। और इसी को सीमांत क्षमता कहते हैं शॉर्ट में। चलिए, वास्तव में विनियोग फलन को समझने के लिए पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज की दर के संबंध को समझना बहुत जरूरी है, तभी कहीं जाकर के हमारी नैया पार लग सकती है, ठीक है ना। चलिए, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पूंजी की सीमांत क्षमता, मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ठीक है ना। तो एमईसी को समझने के लिए दोस्तों, एमईसी चलिए पूरा ओपन कर लेते हैं ताकि एक ही बार में पेन लेकर के इसको कंप्लीट कर सके, क्योंकि आज सिस्टम भी परेशान कर रहा है। आइए अब इसको समझते हैं दोस्तों, ये मार्जिनल इफिशिएंसी क्या होती है ना। पूंजी की मार्जिनल इफिशिएंसी होती क्या है एक्चुअल में, तो देखिए सामान्य रूप से पूंजी की सीमांत क्षमता से आशय, ध्यान से सुनिए, लागत के ऊपर प्रतिफल की उच्चतम दर, क्या लिखा हुआ है, लागत के ऊपर निवेश जो आपने करा है ना, वो है ना, उसके ऊपर प्रतिफल जो आपको पैसा मिला है, जो आय अर्निंग हुई है, उसकी उच्चतम दर, समझ आया। पूंजी की सीमांत क्षमता का मतलब क्या हुआ, या पूंजी की सीमांत क्षमता दर का मतलब क्या हुआ, कि आपने जो पैसा लगाया था उसके बदले में आपको अर्निंग कितनी हुई है, उसकी दर, उसकी परसेंटेज, उसकी रेट ऑफ परसेंट, ठीक है ना, जिसकी आशा पूंजीगत परिसंपत्ति की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से की जाती है। मतलब सिंपल सी कहानी यह है कि भाई आपने जितना निवेश किया था उसका रिटर्न आपको कितना आया, क्या आपको उतना रिटर्न आया जितनी निवेशकर्ता ने आशा की थी, जितना सोचा था, क्या उतना रिटर्न मिला है। यही सब होता है पूंजी की सीमांत क्षमता। और आगे समझिए, पूंजीगत परिसंपत्ति की प्रत्याशित आय, आपने जो पैसा लगाया था उसकी प्रत्याशित आय मतलब संभावित आय कितनी हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस परिसंपत्ति के पूरे जीवन काल में उसके द्वारा उस परिसंपत्ति, याद रखिए परिसंपत्ति मतलब वो निवेश है ना, जो पैसा लगाया गया है, जो संपत्ति लगाई है, मशीन लगाई है आपने, प्लांट इंस्टॉल करवाया है, श्रम लगाया है, पूंजी जो भी लगाया आपने, उसको हम यहाँ परिसंपत्ति कह रहे हैं। तो परिसंपत्ति अपने पूरे जीवन काल में, मतलब जब तक वो चलती है तब तक उसके द्वारा उत्पादित उत्पादन को बेचने से प्राप्त होने वाला प्रत्याशित जो प्रतिफल होगा, उसी को दोस्तों हम यहां पर प्रत्याशित आय बोल रहे हैं। कि आपने पहले पैसा इन्वेस्ट किया, उस इन्वेस्ट करने से जो आपने उत्पादन किया, उस उत्पादन को बाजार में ले जाकर बेच दिया, और बेचने से जो आय आपको या जो प्रतिफल आपको प्राप्त हुआ है वही आपकी आय है, वास्तविक आय है ना। अब उसमें से आप सब खर्चे पर्चे सब काटोगे तब जाके आपका लाभ निकलेगा, वो एक अलग बात हो जाती है ना। तो जिसे विनियोग करने का निर्णय लेते समय विनियोगकर्ता प्राप्त करने की आशा करता है, तो वो प्रतिफल जिसे निवेशकर्ता पहले सोच के खुश हो जाता है कि यार हाँ, मैं यहाँ पे इतना पैसा डालता हूं तो इतनी अर्निंग मुझे होती है और इतना लाभ मुझे हो जाएगा, ये सारा कैलकुलेशन वो पहले ही कर लेता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार उस परिसंपत्ति से लगातार होने वाले शुद्ध प्रतिफल का कुल योग है जो विनियोगकर्ता प्रति वर्ष, हर साल, और इस तरह उस परिसंपत्ति के जीवन पर्यंत तक, हर साल या लाइफ टाइम तक, किसके लाइफ टाइम, उस मशीन, उस परिसंपत्ति की जो इन्वेस्ट किया है ना, वो तब तक, जब तक चलती है तब तक के लिए प्राप्त करते रहने की सोचते हैं, ठीक है। किंतु विनियोगकर्ता जो निवेश करता है, इन्वेस्टर, केवल प्रत्याशित आय पर ही विचार नहीं करता, भाई उसको आय कितनी होगी सिर्फ इसके बारे में नहीं सोचता, साथ ही साथ में उसे ब्याज के बारे में भी सोचना होगा। जहां से उसने पैसा उठाया था उसको ब्याज भी तो देना होगा ना,
तो उस ब्याज से ज्यादा प्रत्याशित आय होना चाहिए। जिस ब्याज पर उसने पैसा उठा करके निवेश किया है, उस निवेश से जो आय होने वाली है उसको वो आय किससे ज्यादा होना चाहिए दोस्तों? उसके ब्याज से। किसके ब्याज से? जो पैसा निवेश किया है ना, उस मार्केट से जो पैसा उसने उठाया है, तो कुछ ब्याज पर उठाया है। बॉन्ड जारी किए हैं तो बॉन्ड के लिए भी उसको ब्याज देना होगा। बैंक से ऋण लिया है तो बैंक को भी ब्याज देना होगा। प्राइवेट मार्केट से उठाया है तो वहां पर भी उसको ब्याज देना होगा। तो उस ब्याज से उसकी प्रत्याशित आय ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर के वो पैसा लगाएगा, है ना। तो इसलिए कहा गया है कि एक इन्वेस्टर जो होता है ना, विनियोगकर्ता जो होता है, वो सिर्फ प्रत्याशित आय पर ही विचार नहीं करता, बल्कि साथ ही साथ नई परिसंपत्ति को खरीदने में जो लागत लगती है ना, उस लागत पर भी विचार करता है। लागत अर्थात की पूर्ति कीमत, और वो पूर्ति कीमत क्या? वो ब्याज, है ना, ब्याज पर। क्लियर है? चलिए इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। पूंजी की सीमांत क्षमता को एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। अब देखिए, पूंजी की सीमांत क्षमता को एक बहुत प्यारे एग्जाम्पल से समझिए आप। एग्जाम्पल दिया गया है कि यदि एक पूंजीगत वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की पूर्ति कीमत 10,000 रुपए है। क्या कहा गया है? एक मिनट, ये 10,000 छिप रहा है, जरा इसको छिपाते नहीं है। हाँ, फिर से पेन लेते, एक मिनट दोस्तों, देखिए फिर से पढ़ रहा हूं। देखिए, यदि एक पूंजीगत वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की पूर्ति कीमत कितनी है? 10,000 रुपए है, तो इससे प्रतिवर्ष होने वाली प्रत्याशित आय कितनी है? 1,000 रुपए। समझिएगा, यहां पर अगर हमने इतना पैसा लगाया है कि 10,000 रुपए लगाए हैं प्रतिवर्ष, है ना, पूर्ति कीमत है उसकी, ठीक है। पूर्ति कीमत मतलब समझ रहे हैं ना कि हमने जितना पैसा लगाया है, जितना निवेश किया है ना, उसका ब्याज हमें 10,000 रुपए पर ईयर देना पड़ रहा है। क्या लिखा हुआ है? प्रतिवर्ष, ठीक है ना। तो एक अतिरिक्त इकाई की पूर्ति कीमत कितनी है दोस्तों? 10,000 रुपए है, और हमें प्रतिवर्ष जो आय होती है वो कितनी होती है? 1,000 रुपए होती है। 1,000 रुपए आय होती है। तो अब देखिए, तो पूंजी की सीमांत क्षमता हम कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो कैसे निकालेंगे? देखिए, 1,000 रुपए को, जो 1,000 रुपए हमें आय प्राप्त हो रही प्रतिवर्ष, कितने में से हो रही दोस्तों? 10,000 रुपए में से। 10,000 रुपए में से इंटू हम 100 करेंगे। क्यों? क्योंकि परसेंटेज निकालना है कि जो 1,000 रुपए हमें मिल रहा है वो कितना परसेंट है, प्रत्याशित आय कितनी परसेंट है, प्रतिशत निकालेंगे। तो देखिए, यहां 0 से 0 उड़ा दीजिए, ठीक है ना। ऊपर 2 जीरो से नीचे की 2 जीरो भी गायब हो गई। कितने बचे? 10 बचे, मतलब कि 10%, ठीक है ना, 10%। तो हमारी प्रत्याशित आय जो है वो कितनी निकली? 10% होगी। तो इस प्रकार पूंजी की सीमांत क्षमता कितनी हो रही है दोस्तों? 10% होगी, है ना। तो लाभ का प्रतिशत दर कितना हो जाएगा? 10%, ठीक है ना। तो जिसे प्रतिशत दर के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। 1,000 रुपए पर ईयर, कितने में से? 10,000 रुपए में से। परसेंटेज निकालना है तो हमें सीमांत क्षमता निकालनी है या सीमांत दर निकालनी है। पूंजी की सीमांत दर निकालनी है, तो सीमांत दर कितनी हो जाएगी? यहां 10% सीमांत दर हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, लास्ट कंसेप्ट है दोस्तों, लास्ट कंसेप्ट है विनियोग की सीमांत क्षमता, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलिए आ जाइए, इसको भी एक बात समझ लीजिए दोस्तों। देखिए, निवेश द्वारा प्राप्त लाभ को इंगित करने के लिए, बस ध्यान से सुनते चलिए, निवेश द्वारा या विनियोग द्वारा प्राप्त लाभ को इंगित करने के लिए इन दरों की तुलना ब्याज दर के साथ की जाती है, ठीक है ना। इन दरों की तुलना, किन दरों की? आपने जितना पैसा, जो सीमांत क्षमता थी आपकी, किसकी? पूंजी की सीमांत दर, है ना, कितने परसेंट से आप लाभ कमा रहे हैं, आय हो रही है आपकी लाभ नहीं, आपकी आय कितनी परसेंट से हो रही है। और साथ ही साथ आप देखेंगे आपको मार्केट का ब्याज कितने परसेंट का अदा करना है। जैसे मान लो कि अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि 10% पूंजी की जो सीमांत क्षमता दर थी वो कितनी थी? 10% थी, और हमें मार्केट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ रहा है 5% का। तो यहां पर जो है एक निवेशकर्ता निवेश कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके 5% का उसको लाभ होगा। क्लियर है ना। तो अब देखिए, वापसी की दर की गणना उस दर के रूप में की जाती है जिस दर पर निवेश परियोजना से भविष्य की आय को परियोजना की लागत के बराबर वर्तमान मूल्य बनाने की छूट दी जानी चाहिए, ठीक है ना। तो विनियोग का सिंपल सा फंडा दोस्तों यहां पर यही है कि कुल मिलाकर के जो निवेश की जो प्रत्याशित आय है आपकी, उस प्रत्याशित आय
आय का कितना प्रतिशत आपको, प्रत्याशित आय जो है कितनी प्रतिशत आपको प्राप्त होती है, और आपको उसका जो बॉन्ड का या कहें कि किसी भी प्रकार से जो आपने जो आपकी पूर्ति कीमत है, पूर्ति कीमत का कितना प्रतिशत आपको देना पड़ रहा है, तो उन दोनों का कंपैरिजन आपको करना होगा। दोनों का कंपैरिजन करने के बाद में जो प्रत्याशित आय या कहें कि प्रत्याशित लाभ है ना, प्रत्याशित लाभ दोनों में से जो ज्यादा हो, जैसे कि अगर दरें ज्यादा होगी किसकी, पूंजी की सीमांत दर अगर ज्यादा होगी ब्याज से, तब कहीं जाकर के वो वहां पर इन्वेस्ट करेगा, है ना। और यही होता है विनियोग की सीमांत क्षमता, विनियोग की सीमांत क्षमता। ठीक है, इसको देखिए समझ, जैसे जैसे निवेश की मात्रा बढ़ती है, देखिए हमारे पास जैसे जैसे निवेश की मात्रा, इन्वेस्टमेंट की मात्रा बढ़ेगी, उससे वापसी की दरों में कमी की उम्मीद की जा सकती है। वापसी की दरों में उम्मीद की कमी की जा सकती है। कैसे? क्योंकि सबसे अधिक लाभदायक जो परियोजना होगी दोस्तों, वो सबसे पहले स्टार्ट होगी। सबसे जो लाभदायक, याद देखिए पूरा एक मार्केट है, अब मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट कोई अगर प्रोजेक्ट है ना, तो उस इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर पहले काम होगा, उसके बाद उसके सेकेंडरी प्रोजेक्ट पर काम होगा। तो यह संभव है कि जो प्राइमरी प्रोजेक्ट था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बजाय सेकेंडरी प्रोजेक्ट के, ठीक है ना। तो इसलिए कहा गया है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है हमारा, जो निवेश होता है ना, वो प्राथमिक जो परियोजनाएं होती है, पहले वाली परियोजना होती है, उसमें सबसे ज्यादा होता है ना, उस पे पहले हो जाता है। तो उस प्राथमिक परियोजना पर लाभ भी बहुत ज्यादा मिलता है। तो इस कारण से कहा गया है कि जैसे जैसे आपका निवेश बढ़ता जाएगा, उस निवेश की जो सीमांत क्षमता होगी ना, एफिशिएंसी जो होगी ना, वो कम होती चली जाएगी, है ना। आगे पढ़िए, निवेश में वृद्धि से परियोजनाएं शामिल होंगी, उनमें प्रतिफल की उत्तरोत्तर कम दरें होंगी। प्रतिफल की जो दर होगी वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तार्किक रूप से निवेश तब तक किया जाएगा जब तक कि प्रत्येक अतिरिक्त निवेश की सीमांत क्षमता ब्याज दर से अधिक हो, है ना। निवेश तब तक ही होगा जब तक ब्याज दर से अधिक उसका बना रहेगा। और मान लो कि ब्याज दर के बराबर ही आ गया, तो मान लेते हैं कि आपने पैसा खर्च किया और वहां से आप 10% लाभ कमा रहे, 10% आपकी आय होती है, वो 10% आपको ब्याज भी देना है, तो आप ऐसी जगह पर निवेश क्यों करेंगे, है ना। तो यदि ब्याज दर अधिक होती है तो निवेश लाभहीन होगा, क्योंकि आवश्यक धन उधार लेने की जो लागत निवेश पर प्रतिफल से अधिक हो जाती है। सिंपल है। तो भले ही निवेश के लिए धन उधार लेना आवश्यक हो, उपलब्ध धनराशि को ब्याज की दर पर उधार देकर अधिक लाभ कमाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी टर्म थी दोस्तों विनियोग की सीमांत क्षमता की, है ना, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट की। ये पढ़ेंगे, इससे भी आपका क्लियर ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। लेकिन आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये पूंजी की सीमांत क्षमता है। मैं स्पष्ट बता रहा हूं, पूंजी की सीमांत क्षमता, और इस बार के एग्जाम में पूंजी की सीमांत क्षमता से एक सेपरेट क्वेश्चन आने वाला है 100% दोस्तों। एक पूंजी की सीमांत क्षमता से सेपरेट क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। तो आपको कंसेप्ट क्लियर, ये वाला पूरे भली भांति तरीके से इस कंसेप्ट को क्लियर करना है। एक छोटा सा ग्राफ दिया गया आपकी पुस्तक में, है ना, पूंजी की सीमांत क्षमता वाला, पूंजी की सीमांत क्षमता का एक छोटा सा ग्राफ दिया गया है, वहां पे एक टेबल भी दी गई है। एक बार टेबल को खाली पढ़ लेना। देखा मैंने दोस्तों, कुछ भी नहीं है जो हमने अभी कंटेंट हमने क्लियर किया है ना, यही कंटेंट उसके अंदर है ना। बस खाली उसको एक बार देख लेना, देखने भर से मात्र वो अब समझ आ जाएगी आपको, वो टेबल पूरी समझ आ जाएगी। और जो उसमें ग्राफ बनाया गया है, उस ग्राफ को भी एक बार देख लेना, वो भी इजीली समझ आ जाएगा, अब समझ आ जाएगा, है ना। मात्र सीमांत इसका पूंजी की सीमांत क्षमता का देख लीजिएगा, विनियोग की सीमांत क्षमता का देखने की आवश्यकता नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पहले देख लीजिएगा। इसको टेबल भी देखनी है आपको, और इसका जो चित्र है ना, वो चित्र को भी देखना है, दोनों से क्लियर कीजिएगा, ठीक है ना। वो ज्यादा आवश्यक नहीं था, इसलिए मैंने स्लाइड पर नहीं लगाया। हालांकि कमेंट आई थी कि सर आप इसको ग्राफ के माध्यम से भी समझाया करें, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्लास से एक्चुअली ये 2-3 पीपीटी ऐसी थी जो बन चुकी थी, नेक्स्ट क्लास से हम उसको भी कंटिन्यू कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। ग्राफ चालू कर देंगे आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ में हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट, और मिलेंगे अगले सेशन में। अगला सेशन जो हमारा होने वाला है वो एक बहुत प्यारा सेशन होगा दोस्तों, तरलता पसंदगी सिद्धांत। अब ये क्या होता है तरलता पसंदगी सिद्धांत? कीन्स ने पता नहीं कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं जिनको पढ़ना पड़ रहा है यहाँ पर। अब इसमें से कितने सिद्धांत तो ऐसे हैं जो रियल लाइफ में उनकी जरूरत पड़ती भी है या नहीं भी पड़ती है,
लेकिन हाँ, पढ़े या ना पढ़े, पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इससे हमारी मेमोरी स्ट्रोंग हो जाती है, हमें बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करने की एक हिम्मत सी मिलती है, एक आदत सी हो जाती है, जो हमारी आगे चलकर रियल लाइफ में बहुत ज्यादा काम आती है दोस्तों, है ना। तो कभी ऐसा ना समझे कि जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो व्यर्थ है, व्यर्थ जैसा कुछ होता नहीं है। चलिए, तो अगला सेशन जो होगा दोस्तों वो किन्स का तरलता पसंद के सिद्धांत पर होगा। इसी प्रकार से उसको भी क्लियर करने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत धन्यवाद। और फिर से मैं माफी चाहता हूँ, आज सिस्टम ने कुछ ज्यादा ही परेशान किया है ना। तो कोशिश करेंगे आगे से परेशानी ना